आपने कभी खरबूजा खाया होगा, या आपने कभी तरबूज खाया होगा, या आपने कभी आम खाया होगा, या आपने कभी जामुन खाया होगा। तो एक चीज तो आपने इन सब में पाया होगा, और वो है आपका बीज। तो ये जो बीज के रहस्य पर पर्दा हुआ है, आज हम इस पर्दे को हटाएंगे और बीज के एक एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये आपका बीज होता है, ठीक है, तो जो बीज है वो द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होने से आपका जो बीजांड है वो बीज का निर्माण कर लेता है। तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप ही जो बीजांड है उसमें कई परिवर्तन होते हैं, और उसी कई परिवर्तनों के पश्चात जो बीजांड है, जिसको आप इंग्लिश से बोलते हो ओव्यूल, वो निर्माण कर लेता है बीज का। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, बीजांड से क्या बनता है? तो बीजांड से बीज बनता है। कब बनता है? द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप, डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप। अब आगे की बात करते हैं। देखो, बीजांड जो होगा उसके आवरण को हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण। मतलब ओव्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। अब ये जो इंटीग्यूमेंट है बाहर की तरफ होगा तो आउटर इंटीग्यूमेंट, भीतर की तरफ होगा तो इनर इंटीग्यूमेंट। अब ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट है ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है सर टेस्टा का। और जो इनर इंटीग्यूमेंट है ये किसका निर्माण करेगा? टेगमेंट का। सर जी एक बार चित्र के द्वारा इसको चलो देख लेते हैं। तो आओ जरा सा इसका प्यारा सा चित्र देखो। ये है आपका ओव्यूल। ओव्यूल में बाहर की तरफ देखो आउटर इंटीग्यूमेंट, भीतर की तरफ देखो इनर इंटीग्यूमेंट। अब ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट है ये द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है, और जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप टेगमेन में परिवर्तित हो जाता है। सर आला रे आला, हमारा दिमाग हिला डाला। सर ये टेस्टा और टेगमेन है क्या? तो रुको जरा, सब्र करो। तो भैया ये जो टेस्टा और टेगमेन है ये आपके बीज के आवरण में होते हैं, ठीक है। और बीज के आवरण को हम क्या बोलते हैं? बीजावरण, सीड कोट। तो जो बीज का आवरण है, बीजावरण है, उसकी बाहरी परत को हम बोलते हैं टेस्टा और भीतरी परत को हम बोलते हैं टेगमेन। मतलब बीजावरण, सीड कोट, उसकी बेटा आउटर आपकी जो परत होगी वो कहलाएगी टेस्टा, और उसकी सर जो इनर वाली परत है वो कहलाएगी टेगमेन। तो आप खोपड़िया में घुसा कि जो बीजावरण है उसी में आपको क्या मिलता है? बाहरी परत टेस्टा और भीतरी परत टेगमेन। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। देखो होता क्या है, बीज निर्माण के दौरान प्रायः जो आपका न्यूसिलस होगा, और न्यूसिलस किसमें होता है? सर ओव्यूल में होता है। तो बीज निर्माण के दौरान वो जो ओव्यूल में न्यूसिलस होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बीजांड काय, वो आपका प्रायः समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में ये जो न्यूसिलस है ये पतली परत के रूप में बचा रह जाता है। और पतली नाम सुनते ही एक गाना याद आ जाता है, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय। सुना होगा गाना? सुना होगा तो कमेंट करके बता देना। जरा सा आगे सुनो, थोड़ा इधर फोकस करो अब। तो भाई ये जो न्यूसिलस है ये आपका ज्यादातर तो समाप्त हो जाएगा। कब? बीज निर्माण के दौरान। तो बीज निर्माण के दौरान न्यूसिलस तो प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बीजों में ये न्यूसिलस पतली परत के रूप में बचा रह जाता है। और अगर न्यूसिलस आपको पतली परत के रूप में मिल रहा है तो इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष। और यह भी आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। और पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा पेरिस्पर्म के उदाहरण। तो ये आपको काली मिर्च और आपके बीट में मिल जाता है। सर काली मिर्च कभी देखा होगा? अरे सर देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो हम दिखाएंगे। ये देखो काली मिर्च,
कैसा लग रहा है बताना। और ये देखो आपका भैया बीट, इसको भी देखा ही होगा। अब सुनो जरा सा आगे, बीज के प्रकार के, सीड के टाइप्स की। तो जो हमारा सीड होता है वो भ्रूण पोष की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होगा। एक होगा हमारा भ्रूण पोषी बीज और एक होगा हमारा अभ्रूण पोषी बीज। सर जी दोनों में आइए समझते हैं सबसे पहले अंतर के साथ। तो जो भ्रूण पोषी बीज है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, एंड जो अभ्रूण पोषी बीज है वो है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब बात करते हैं इनके अंतर की। तो ये जो आपका एंडोस्पर्मिक सीड है इसी का एक और नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीड, और ये जो आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है इसी का एक और नाम है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी। सर जी ये सब तो सरल था, मुद्दे पर आप आते हैं। तो मुद्दा ये है भैया कि जो एंडोस्पर्मिक सीड है इसमें आपको भ्रूणपोष पाया जाता है, तभी तो नाम पड़ गया एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है इसमें एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, क्योंकि जो विकसित हो रहा भ्रूण है वो इस एंडोस्पर्म को पूर्णतया उपयोग कर लेता है। तो विकसित हो रहा जो भ्रूण है ना वो बेटा पोषण लेता रहता है, किससे? एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष से। तो विकसित हो रहे जो भ्रूण है वो भ्रूण पोष से लगातार पोषण लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, और बेचारे भ्रूण पोष को पूर्णतया उपयोग कर लेता है। और इसीलिए इस प्रकार के सीड में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलते। लेकिन भैया एंडोस्पर्मिक में तो मिलते हैं ना, यहां तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म पाया जाता है और इसमें आपका भोजन भी संचित होता है। आगे की बात करते हैं, जो एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड में आप देखोगे इनके जो बीज पत्र होते हैं कॉटिलीडन होते हैं, वो पतले होते हैं। लेकिन जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें आपका भोजन संचय के कारण जो बीज पत्र है वो मोटे हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं उदाहरण। तो एंडोस्पर्मिक सीड का उदाहरण गेहूं है, मक्का है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का उदाहरण आपका चना, मटर, सेम वगैरह। ठीक है, अब चलो थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जानो। वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ना होने पर, जैसे मान लो एक बीज को अंकुरित होने के लिए है ना ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, जल वगैरह चाहिए, उचित तापमान वगैरह चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि हवा में फेंक दो भैया मंगल ग्रह पे और कह दो बीज तुम अंकुरित हो जाओ। तो भैया बीज को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, उचित तापमान भी चाहिए होता है। ये नहीं कि ज्वालामुखी के अंदर डाल के बेटा इंतजार कर रहा है। भैया बीज अंकुरित हो रहे हो तो भैया ज्वालामुखी का इतना हाई टेम्परेचर है ना, वहां कोनो नॉर्मल इंसान अंकुरित ना हो पाएगा, बीज का कराओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ना होने पर, मतलब वातावरणीय दशाएं मान लो अनुकूल नहीं है, जिस तरह की चाहिए तो उस तरह की दशा नहीं है, उस तरह का वातावरण नहीं है, तो वो जो बीज के अंदर का भ्रूण होगा वो जीवित तो है लेकिन वो सक्रिय अवस्था में, बोले तो एक्टिव स्टेज में नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है भैया है ना हम अभी हैं, जीवित है, लेकिन हम सक्रिय नहीं रहेंगे, है ना, हम अभी भैया है ना सक्रिय नहीं रहेंगे, अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ना होने पर बीजों के अंदर का जो भ्रूण है वो जीवित होते हुए भी निष्क्रिय अवस्था, है ना, आप इसी को बोल दो निष्क्रिय अवस्था में होता है, या आप बोल दो बेटा सक्रिय अवस्था में नहीं होता है ना। यस भाई सक्रिय अवस्था में नहीं है, मतलब क्या निष्क्रिय अवस्था में ही है इसका मतलब। ठीक है, तो अर्थात बेटा यहां पास आपका क्या बताया गया कि भैया अगर वातावरणीय दशाएं अनुकूल नहीं रहेंगी, बीजों के अंकुरण के लिए जो वातावरणीय कंडीशन चाहिए वो कंडीशन अगर नहीं मिल पा रही है, तो जो बीज के अंदर का भ्रूण होगा वो जीवित तो रहेगा लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। और बीजों की इस तरह की निष्क्रिय अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रसुप्ति या डोरमेंसी। आपने देखा होगा आपके घरों के डब्बों में चना जो है वो रखा होगा, है ना, लेकिन वो चना बेचारा अपने आप अंकुरित नहीं हो रहा है ना। किस किस के घर के डब्बों में चना रखा होगा मुझे खाना करके बता देना भैया। ठीक है कि सर हमारे घर के डब्बों में चना रखा है। अब उस डब्बे में देखो चना पड़ा हुआ है,
है ना। यस, अभी वो अंकुरित नहीं हो रहा है क्योंकि उसको अंकुरित होने के लिए जो वातावरणीय दशाएं चाहिए, उसको अंकुरित होने के लिए जो वातावरणीय दशाएं चाहिए वो ही नहीं मिल पा रही हैं। आप चने के डिब्बे में पानी थोड़ी ना डाल रहे हो, लेकिन जैसे ही उस डिब्बे के चने को निकाल कर आप पानी में डालते हो, आप देखते हो ना, रात में चना भिगोते हो और सुबह सुबह उसमें देखो ना, हल्का हल्का कुछ दिनों के बाद देखना उसमें अंकुरण आपको दिखाई देने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको मिल गई हैं अनुकूलित परिस्थितियां। पहले क्या थी? अनुकूलित परिस्थितियां नहीं थी। डब्बे के अंदर थोड़ी ना तुम उसको पानी नहीं दे रहे थे, है ना। तुम तो उसको आराम से सूखा करके भैया, है ना, डब्बे में भर के रखे थे, तो उसको उस समय तो वातावरणीय परिस्थितियां नहीं मिल पा रही थी, तो वो अंकुरित नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन उसके अंदर भ्रूण जीवित था, उसके अंदर भ्रूण जीवित था। लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिली, तुरंत देखो वह अंकुरित होना शुरू कर देता है। आगे देखो जरा सा, बीजों के अंकुरण के लिए मैं बता ही चुका हूं, जल, ऑक्सीजन एवं उचित तापमान की आवश्यकता होती है। आगे की बात करते हैं सर, बीज की बात तो बहुत हो गई, अब सर फल की बात करते हैं। क्योंकि जब फल की बात करते हैं तो आपके मन में, है ना, यस सर, आम, जामुन जैसे फलों के, है ना, आने लगते होंगे भैया कि यार आम खाने का मन हो रहा है। अरे बताना, इसको सुनते ही आपके मन में कौन से फल खाने की इच्छा हुई, कमेंट करके बताना। तो भाई सुनो, फल क्या है? द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है, उसमें कई परिवर्तन होते हैं और उसी से अंडाशय से आपका फल का निर्माण हो जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, किससे फल का निर्माण होता है? अंडाशय से। कब होगा? द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप होगा। या सरल सी भाषा में बोले तो परिपक्व अंडाशय को ही हम क्या बोलते हैं भैया? फल। आगे सुनना जरा सा, इस प्यारे से डायग्राम को देखना। ये आपका स्त्री केसर है। स्त्री केसर का ये वाला भाग वर्तिकाग्र स्टिग्मा, ये लंबा सा बेटा नली जैसा भाग आपका वर्तिका स्टाइल, और ये जो आप देख रहे हो आधारी फूला हुआ भाग, ये है अंडाशय, और यही अंडाशय से बनता है फल। और ये देख रहे हो अंडाशय की भित्ति, ओवरी वॉल, ये आपका बना लेती है फल भित्ति, मतलब पेरिकार्प। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अंडाशय भित्ति से किसका निर्माण होता है? फल भित्ति, मतलब पेरिकार्प का। और ये जो फल भित्ति होती है, इसमें आप देखोगे तीन प्रमुख भाग, बाहर की तरफ वाली बेटा एपिकार्प, मध्य वाली मीजोकार्प, अंदर वाली इंडोकार्प। सर जी थोड़ा आम दिखा के समझा दो तो थोड़ा सा टनटना जाएगा। तो जरा सा देखो, बाहर वाली एपिकार्प, मध्य वाली मीजोकार्प, और भैया ये आपकी अंदर वाली इंडोकार्प। बाहर एपी, मध्य में मीजो, अंदर इंडो। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, आम में आप क्या खाते हो? तो आम में आप मीजोकार्प को खाते हो। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर फल के भी प्रकार की। तो फल में एक नाम सुना था सत्य फल, इसी को बोलते हैं यथार्थ फल। दूसरा होता है असत्य फल, इसी को बोल सकते हो आभासी फल, या इसी को बोल सकते हो कूट फल। कूट डालेंगे, है ना, वो वाला नहीं बेटा, ये कूट फल है। और अनिषेक फलनी फल, तो कितने प्रकार के फल हो गए? तीन। पहले बात करेंगे सत्य फल या यथार्थ फल, इंग्लिश में बोले तो ट्रू फ्रूट्स। तो ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, उन फलों को हम सत्य फल बोलते हैं। जैसे आम है, कीवी है, ये सब आपके सत्य फल में आते हैं। कौन कौन इन फलों को खाया है बता देना मुझे। आगे देखो, असत्य फल या आभासी फल या कूट फल, है ना, फॉल्स फ्रूट। भाई ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाला ना भाई, पुष्पासन है। आगे भी देख लो, सन लगा हुआ है। जहां पुष्पा नाम देखा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, वर्ल्ड फायर है मैं भैया ना, वो पुष्पासन है ये, ठीक है, पुष्पा नहीं पुष्पासन है। तो ये जो पुष्पासन है ना, आप इंग्लिश से बोलो तो थैलमस या बाह्य दलपुंज, ठीक है, आदि अगर आपके फल के निर्माण में भाग लेते हैं, तो मान लो अगर फल के निर्माण में पुष्पासन,
ठीक है, या आपका बेटा बाह्य दलपुंज आदि आपका सहायता करें। तो यदि फल के निर्माण में पुष्पासन एवं बाह्य दलपुंज आदि भाग लेते हैं तो इस तरह के फलों को आप क्या नाम दे दोगे? असत्य फल या आभासी फल। और इसके दो एग्जाम्पल तो 100% आपके आते हैं, सेब और स्ट्रॉबेरी। सेब तो खाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि भाई ये तो असत्य फल है। तो आज के बाद जो लोग सेब खाएं उनको बताओ, ए भाई ये असत्य फल होता है। ठीक है, आगे सुनो जरा सा, एनसीईआरटी का ये प्यारा सा डायग्राम देख लो। ये है आपका सेब, जो कि भैया आभासी फल या असत्य फल या कूट फल का उदाहरण है। और ये है सर प्यारा सा हमारा स्ट्रॉबेरी, ये भी आप देख लो भैया असत्य फल या आभासी फल या कूट फल का उदाहरण है। पुष्पासन वगैरह देख लो भैया, इस फल के निर्माण में सहायता कर रहा है। यहां भी भैया पुष्पासन वगैरह देख लो, फल के निर्माण में सहायता कर रहा है। अब बात करेंगे एक अगले फल की, अनिषेक फलनी फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये जो फल होते हैं ये बिना निषेचन के बनते हैं। ये कहते हैं भैया हम ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं, हम बिना निषेचन के ही फल बना लेते हैं भैया। तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो आपके फल क्या कहलाते हैं? अनिषेक फलनी फल। और ये फल आपको भैया कैसे मिलेंगे? बीज रहित, सीडलेस। और इस प्रकार के फल बनने की प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और इसका फेवरेट एग्जांपल भैया केला, बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और इसके एक ही एग्जांपल से बार बार क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बीज एवं फल कैसा लगा और अपना पसंदीदा फल कमेंट करके जरूर बताना। आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।